जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैपिड नॉलेज में। आज हम अपने इस चैनल पे करने जा रहे हैं एक नई शुरुआत मैथ्स फाउंडेशन बैच 2025 टॉपर्स बैच की। इस बैच में आपको सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए मैथ कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। जैसे कि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, रेलवे अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस बैच की शुरुआत हम नंबर सिस्टम से करेंगे। इस बैच की शुरुआत नंबर सिस्टम से करेंगे और आज इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, नंबर सिस्टम में हम बेसिकली नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर्स आखिर में होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक रियल नंबर जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्याएँ कहते हैं और एक होता है इमेजिनरी नंबर जिसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर वे सारी संख्याएं होती हैं जिसे हम लोग नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर क्या कर सकें? निरूपित कर सकें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। या आम बोलचाल की भाषा में हम कहें तो हम जो भी संख्याएं अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जैसे कि 4, -7, 8.1, 7/4, √3, 2√2, आप जितनी भी नंबर्स देखते हैं वो सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं आती हैं, केवल एक को छोड़ के। वो एक क्या है? और देखिए, वो एक होती है आपकी काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं कि आप जो भी जिस संख्या को नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, जिस भी संख्या को क्या नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते, उसे हम लोग क्या करते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा किस संख्या को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं और किस संख्या को हम लोग नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। तो देखिए, अगर आपके को रूट के अंदर कोई भी संख्या निगेटिव में लिखी हुई दिख जाए, किस में दिख जाए? रूट के अंदर कोई भी संख्या निगेटिव में लिखी हुई दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वे संख्या कैसी है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं की पहचान होती है कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप जितने भी नंबर्स देखते हैं वो सभी किस में आते हैं? आपके वास्तविक संख्याओं में आते हैं। किस में आते हैं? वास्तविक संख्याओं में। अब देखिए, हम लोग आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, क्यों रूट के अंदर माइनस वाली संख्याओं को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो देखिए, आइए हम आपके इस डाउट को दूर करते हैं कि अगर आपको पता होगा ये बात कि अगर हम किसी भी नंबर का क्या करते हैं? अगर किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं यानी कि वर्ग करते हैं तो उसका आंसर किस में आता है? पॉजिटिव आता है। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4। 4 कैसा आपका? पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए, अगर आप माइनस वाली संख्याओं का भी स्क्वायर करेंगे, जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे, फिर भी आंसर आपका कितना आएगा? 4। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि आपके पास जो काल्पनिक संख्याएं हैं, क्या हैं? काल्पनिक संख्याएं, जैसे कि अंडर रूट में -1, क्या है? अंडर रूट में -1। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के पास आपके पास कैसी संख्या मिलेगी? देखिए, रूट का जब भी हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है और क्या बच जाती है? अंदर वाली संख्याएं प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, जैसे हम लोग अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल रहा है? -1। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या मिलती है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि अंडर रूट -1 का जब हम लोग वर्ग कर रहे हैं तो हमारे पास एक निगेटिव नंबर मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको रूट के अंदर माइनस वाले नंबर को हम क्या कहें? काल्पनिक संख्याएं कहे हैं। क्या बोले हैं? काल्पनिक नंबर। अब देखिए, आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देते हैं कि अगर रूट के अंदर -1 है तो इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। तो आयोटा को हम लोग किसी दिखाते हैं? स्मॉल आई से, और इसकी वैल्यू क्या कितनी होती है? अंडर रूट में -1। देख सकते हैं आप, अंडर रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा। अगर हम रूट को हटाएंगे और रूट को हटाएंगे तो दूसरी साइड जाएगी आयोटा पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। अब देखिए, अगर आपको कहीं भी अंडर रूट में -1 दिख जाए, अंडर रूट में -1 या -5, मान लीजिए अगर -5 दिख जाए तो हम इसको लिख सकते हैं रूट में 5 आयोटा। माइनस हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आयोटा लगा सकते हैं। माइनस हटाने के लिए उसके बाहर में क्या लगा सकते हैं? आयोटा लगा सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको अंडर रूट में -3 दिख जाए तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 3 आयोटा। क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 3 आयोटा। अगर आपको अंडर रूट में -7 दिख जाए, क्या दिख जाए? -7, तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 7 आयोटा। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगले हेडिंग के बारे में। अगला हेडिंग आपका क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो
प्राकृतिक संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिस भी संख्या का हम लोग क्या करते हैं काउंटिंग यानी कि गिनती गिनने में यूज करते हैं, उन सारी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स जितनी भी गिनने की यूज में काम होने वाली संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए अगर आपके पास कहीं कोई वस्तु रखी हुई, कई सारी वस्तु रखी हुई, तो बोला जाए कि काउंट करके आप बताइए कि कितनी वस्तुएं हैं, तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए वहाँ पे 4 वस्तुएं तो आप बोलेंगे 4 वस्तुएं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की, 1 से और कहाँ तक है 4 तक। यानी कि जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होती हैं वो काउंटिंग में भी जाती हैं, और ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 और ऐसे ये संख्या क्या होगी आगे तक बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो सभी काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और ये 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। अब नेचुरल नंबर के बारे में 2-4 बातें ध्यान में रख लेते हैं कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। दूसरा फैक्ट इसका क्या कहता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, यानी कि कभी भी वो डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। जैसे और तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्या होगी, रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी हुई हो तो वो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारे पास -5 लिखा गया है और 5 लिखा गया है, पूछा जाए दोनों में से प्राकृतिक संख्या कौन सा है, तो आप जानते हैं कि निगेटिव वाले नंबर कभी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, तो आप इसको काट देंगे, बोलेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकती। तो बची कौन सी, 5। और 5 में देखिए निगेटिव भी नहीं लगा है, ना तो ये डेसिमल में है और ना ही रूट में है, यानी कि 5 क्या है आपका एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अगर देखिए ऐसे ही आपको दूसरा एग्जाम्पल देख समझाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे बताइए कि √2 और √4 और √3 इसमें कौन प्राकृतिक संख्या है, कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप देखिए आप देखेंगे कि √2 ये भी क्या है, रूट में संख्या है, तो आप बोल देंगे कि ये भी क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है। √4 ये भी किस में, रूट में है, तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। √3 क्या है, रूट में है, तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपका आंसर यही होगा, लेकिन यहाँ पे आपने एक गलती कर दी होगी, रूट में 4 को ध्यान में नहीं रखा होगा। आप देखेंगे कि रूट में 4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपको मालूम है 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है, और 2 क्या है आपका एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए लेकिन आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि रूट से जो भी संख्याएं बाहर निकलती हैं वो 2 चीज़ों में निकलती हैं, एक तो होती है धनात्मक, एक होती है ऋणात्मक। यानी कि अगर रूट से आप 4 को बाहर निकालेंगे तो +2 बाहर आएगा और क्या आएगा -2। तो जो -2 वाली वैल्यू है ये प्राकृतिक संख्या में काउंट नहीं होगी, लेकिन जो 2 वाली वैल्यू है ये क्या होगी, प्राकृतिक संख्या में काउंट होगी। यानी कि प्राकृतिक संख्या है लेकिन ये वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे, आपका आंसर होगा कि 1 क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। अगर कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है, तो आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कभी बता ही नहीं सकते, क्योंकि वो अनंत तक जाती है। हमें खुद ही नहीं पता कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये भी हेडिंग समझ में आई हो। आइए हम अगला हेडिंग चालू करते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि बस हम लोग जो भी चीज़ नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े हैं, जितनी भी चीज़ें नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़े हैं वो, अब बस उसमें एक जीरो को अगर हम इंक्लूड कर लें, जीरो को भी उसमें शामिल कर लें, तो संख्याएं क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 ऐसी ही संख्याएं क्या होंगी आगे तक जाती जाएंगी। ये सभी क्या हैं आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने जाना कि प्राकृतिक संख्या निगेटिव नहीं हो सकती, वैसे पूर्ण संख्या भी निगेटिव में नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या भी डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, और पूर्ण संख्या भी रूट में नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें हमने नेचुरल नंबर में पढ़ा है, और वही सारी चीज़ें होल नंबर में भी यानी पूर्ण संख्याओं में भी क्या होती हैं, लागू होती हैं। और यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो बताना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आइए अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग है आपका इंटीजर यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है,
तो आपको मालूम होगा कि पूर्णांक क्या होता है कि ऑल इंटीजर इज़ अ होल नंबर डेट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ठीक है, एन इंटीजर इज़ अ होल नंबर डेट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, मतलब कि वे सभी इंटीजर। ठीक है, देखिए इंटीजर क्या होती हैं कि जितने भी हमारे पास होल नंबर हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास क्या होल नंबर हैं उसका पॉजिटिव वैल्यू और उसमें और उसी में निगेटिव साइन भी लगा दें तो यानी कि निगेटिव वैल्यू और प्लस जीरो। ठीक है, जितने भी हमारे पास पूर्ण संख्या हैं उसकी पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू और जीरो, इन तीनों को अगर एक में मिला दें तो क्या मिलती है हमारे पास पूर्णांक यानी कि इंटीजर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इंटीजर क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे आपके मिडिल में क्या होता है? जीरो। ठीक है, अब नंबर लाइन पे आपको इंटीजर हम लिख के दिखाते हैं। ठीक है, इसके राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव संख्या 1 2 3 4। लेफ्ट में क्या होती है? निगेटिव नंबर -1 -2 और क्या होगी? -3। ऐसे ये डॉट 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 आगे तक जाती जाएगी, इधर भी डॉट 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 आगे तक जाती जाएगी। अब देखिए जीरो के राइट साइड में जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो के लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर। और जो जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, यानी कि जीरो ना तो पॉजिटिव संख्या होती है और ना ही निगेटिव संख्याएं होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ना ही निगेटिव इंटीजर। ठीक है, आइए अगला हेडिंग देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे भी आपको पूर्णांक इंटीजर के बारे में कुछ और चीज़ें दी गई थी कि देखिए जीरो के राइट साइड में जितनी भी नंबर है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर होती हैं। जीरो के लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्याएं वो सब क्या होती हैं? निगेटिव इंटीजर होती हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो इंटीजर होते हैं वो भी डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं हो सकते और इंटीजर कभी रूट में नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन देखिए इंटीजर यहाँ पे निगेटिव में हो सकता है, बाकी इंटीजर नहीं, यानी कि जो हाँ इंटीजर आपका क्या हो सकता है? निगेटिव में हो सकता है, लेकिन होल नंबर और क्या होता है? नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकते। ठीक है, आइए अगला हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है? रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो और p/q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो आइए उसको हम एग्जाम्पल समझाते हैं कि अगर आपके पास कोई भी संख्या p/q के रूप में यानी कि एक फ्रैक्शन के रूप में क्या हुई हो? लिखी हुई हो। p/q का मतलब एक फ्रैक्शन के रूप में लिखी हुई हो और उसका हर यानी कि जो नीचे वाली संख्या लिखी होती है वो कभी भी क्या होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि p एक इंटीजर होना चाहिए और q भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और ये तीनों कंडीशन कोई नंबर फॉलो कर रहा है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं कि पहला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा गया है? 4/3। 4/3 में आप देखेंगे 4 क्या है? आपका एक इंटीजर है, 3 भी क्या है? इंटीजर है, और ये p/q के रूप में भी लिखा है और नीचे आपके पास जीरो भी नहीं है, यानी कि 4/3 आपका क्या हो गया? एक रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हो गया। दूसरा देखिए 5। अब कई लोग बोलेंगे सर 5 तो 5/p/q के रूप में तो है नहीं, तो यानी कि ये रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये बन गया p/q के फॉर्म में। और देखिए 5 भी क्या आपका इंटीजर है और 1 भी क्या है? इंटीजर है, और नीचे यहाँ पे जीरो भी नहीं लिखा गया है, यानी कि ये भी सारे कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, यानी कि 5 भी क्या हुआ? हमारा एक परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 0। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या लिखा है? 0। अब आप बताएंगे कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए अगर आप 0 को देखेंगे तो 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 0 भी क्या होता है? आपका इंटीजर होता है, 1 भी आपका क्या होता है? इंटीजर होता है, और नीचे 0 नहीं है। ऊपर 0 हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे आपके पास 0 नहीं है, यानी कि 0 भी सारे कंडीशन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, यानी कि 0 भी आपका क्या हुआ? एक परिमेय संख्या हुआ। ऐसे देखिए -8/5 हो गया और 22/7 यानी कि 22/7, ये सारे क्या आपके परिमेय संख्या के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए हम समझेंगे कि इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं।
तो आपने जो भी परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा उसका उल्टा, यानी कि जिस नंबर को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इरेशनल क्या, कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म, लेकिन यहाँ पे भी देखिए कंडीशन वही है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और PQ दोनों क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए ये तो डिफिनीशन हो गया। तो अगर आपको पहचान करने के लिए बोल दी जाए तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की एक नॉर्मल पहचान होती है कि रूट वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, रूट के अंदर निगेटिव संख्याओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, रूट के अंदर निगेटिव संख्याओं की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि वो काल्पनिक संख्या है और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, हम बस रूट के अंदर नॉर्मल संख्याओं, धनात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रूट के अंदर अगर आपको जितनी भी संख्याएं दिख जाएं, रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं दिख जाएं वो सारी आपकी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसके अलावा जो संख्याएं बच जाती हैं वो सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती है, परिमेय संख्या, यानी कि रूट वाली वैल्यू को छोड़ के, कौन सी वैल्यू को छोड़ के, रूट वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी जितनी भी संख्याएँ वो सभी क्या होती हैं, आपकी परिमेय संख्याएँ होती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दिया है √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √16 क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। √17 क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो रूट में 16 को भी हमने क्या बोला, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये भी रूट में है। तो जैसे हमने बताया कि रूट वाली सारी संख्या आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, तो उसी हिसाब से √16 भी क्या होना चाहिए, एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन जो रूट के अंदर 16 है ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। आपके अंदर दिमाग में डाउट है क्यों, तो आपको मालूम होगा कि रूट के अंदर अगर 16 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। क्या होती है, 4 होती है। स्क्वायर रूट निकालना तो आपको आता ही होगा, तो √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4। अब देखिए 4 तो रूट में है नहीं, और ये P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है, जहाँ 4 और 1 दोनों क्या इंटीजर है, यानी कि ये तो रेशनल नंबर के सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ √16 आपका क्या हुआ, एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, और इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा √π, क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछ लेता है कि रूट में पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए अगर देखिए यहाँ पे आपको बता दिया कि रूट पाई जो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो कई लोगों को मालूम होता है कि जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, तो कई लोग जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए 22/7 भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, और 3.14 भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, जो कि टोटली क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। एक मिनट, ये थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, ठीक। तो देखिए हमने क्या बोला कि पाई क्या हमारा एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी चीज़ को ध्यान रखते कई लोग बोलेंगे कि जो 22/7 यानी कि ये भी क्या अपरिमेय संख्या, और 3.14 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो कि गलत है। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, अभी हम आपको समझाएंगे क्यों होता है, ये डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए जो 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, 22/7 जो होती है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, और ना ही 3.14 भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, ये लगभग अप्रॉक्स वैल्यू होती है। क्या होती है, लगभग मान, पाई का मान 22/7 और 3.14 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि जो 22/7 है ये P/Q के रूप में, 22/7 क्या हुआ है, P/Q के रूप में लिखा गया है। 22 भी क्या है, आपका एक इंटीजर है, 7 भी क्या है, आपका एक इंटीजर है, यानी कि इसे तो P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, और ये दोनों इंटीजर भी हैं, और नीचे 0 भी नहीं लिखा गया है, यानी कि परिमेय संख्या के सारे रूल, सारे कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, यानी कि इस हिसाब से 22/7 आपका क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, आशा करते हैं आपका डाउट दूर हुआ होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे पेपर में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो देखिए आप देखेंगे जितनी भी पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं, 0.56, 0.12, 0.333, ठीक है, 0.333, ये सारी क्या है, पॉइंट वाली संख्या है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब देखिए जो डेसिमल नंबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम लोग हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत डेसिमल के भी दो पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। पहला पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, हिंदी में इसको बोलते हैं अशांत। रिपीटिंग का हिंदी होता है आवर्ती यानी कि अशांत आवर्ती। अब देखिए और इसका दूसरा पार्ट क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी कि अशांत अनावर्ती। अनावर्ती मतलब होता है कि नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये तो क्या इसका क्लासिफिकेशन की डेसिमल को किस किस भागों में बांटा गया है। ठीक है, डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो प्रकार के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हम बारी बारी करके तीनों को समझेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दिए होंगे कि अगर आप कोई भी संख्या डिवाइड करते हैं, ठीक है, और डेसिमल के बाद से डेसिमल में वो डिवाइड जाने के बाद से एक स्थान या दो स्थान या तीन स्थान तक जाने के बाद से पूरी बार कट जाता है, पूरी बार कट जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे कि देखिए और मान लीजिए हम कोई डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 4.16, ये क्या आ रहा है एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो देखेंगे आप पूरी बार ये जाके क्या होगा कट गया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप कई बार ध्यान में दिए होंगे अगर भाग देते हैं आप, तो जैसे कि देखेंगे 10 में 3 से भाग देंगे तो 3.333333 ऐसे आप बार 3 आता जाएगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और देखिए जो संख्याएं डेसिमल में कभी ख़त्म नहीं होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, अब अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए प्रकार भी इसका समझेंगे। आप देंगे डिवाइड करके देखोगे कई बार डिवाइड में केवल सेम ही नंबर बार बार रिपीट करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती कहते हैं यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। कई बार आप देखोगे कि भाग देने वाली डेसिमल वाली जो संख्या होती हैं ना तो ख़त्म होती हैं और ना ही कोई पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब कि अपने मन से कोई समझ, जैसे एक के बाद से 2 आ गया, कभी 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, मतलब कोई पैटर्न फॉलो भी नहीं कर रही हैं और ख़त्म भी नहीं हो रही हैं, ना तो रिपीट कर रही हैं और ना ही ख़त्म हो रही हैं। तो वैसी डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, आइए और डीपली इसको बारी से करके हम समझेंगे एक एक हेडिंग को। ठीक है, तो देखिए पहला हेडिंग हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव क्या होता है, तो आप कोई अगर देखिए 0.5 आपके पास लिखा गया, क्या लिखा गया 0.5, टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल देखिए आपको हम समझाते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आप देखेंगे 0.5, ये आपका क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के एक स्थान के जाने के बाद से क्या हो गया आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया है, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और आप इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं 0.5 को, तो क्या हो जाएगा 5 एक का स्थान पर डेसिमल है इसलिए नीचे क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा। अब इसको डिवाइड करें तो 5 × 5 5 × 10 यानी कितनी बार में कट गया 1/2 बार में। ठीक है, 1/2 बार में, तो 0.5 का क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ठीक है, ऐसे कि 0.56 ये भी दो स्थान तक जाने के बाद आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया, तो ये भी क्या हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 0.47 ये भी देखिए दो स्थान तक जाने के बाद डिवाइड कंप्लीट हो गया, और मान लीजिए दो स्थान पर नहीं कंप्लीट हो रहा है 3 स्थान पर जाकर कंप्लीट हो गया, फिर भी आपका ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही कहलाएगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको समझ में आएगा कि जिस भी संख्या का हम लोग देखो खत्म होने वाला दशमलव, यहाँ पे लिखा भी है खत्म होने वाले दशमलव को हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। यानी कि डिवाइड देने के बाद से अगर एक स्थान या दो स्थान या 3 स्थान बाद से अगर हमारा आंसर क्या हो रहा है कंप्लीट हो जा रहा है, यानी कि डिवाइड कंप्लीट हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये रेशनल नंबर होते हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, और इनका फ्रैक्शन भी बनाया जा सकता है। क्या कहा जाता है इनका फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कई बार पेपर में पूछ लेता है कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव अनावर्ती में कौन सा परिमेय संख्या है कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप याद रखिए कि जो भी शांत दशमलव होता है, कौन सा शांत दशमलव, वो क्या होता है हमारा एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है परिमेय संख्या होता है, और इस डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। अभी आगे आपको सिखाएंगे भी कैसे हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आता है दूसरा, इसमें आता है हेडिंग आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल वाला भाग कभी ख़त्म नहीं होगा, और रिपीटिंग का मतलब कि उसमें एक ही संख्या बार बार क्या होगी रिपीट करेगी, मतलब कि बार बार उसमें नंबर्स क्या करेंगे दोहराएंगे, बार बार नंबर्स क्या करेंगे दोहराएंगे। देखिए हिंदी में यहाँ पे लिखी हुई भी है इसकी डिफिनेशन, ख़त्म न होने वाला और दोहराए जाने वाला दशमलव क्या कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं गैर शांत या अशांत आवर्ती, गैर शांत या अशांत आवर्ती। ठीक है,
एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल में क्या लिखा है 0.333। अब देख रहे हैं कि डिवाइड देने के बाद से बार बार क्या रहा है 3 रिपीट करता जा रहा है और ये कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है। अब देखिए जो संख्या रिपीट करती है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं बार लगा देते हैं डेसिमल के बाद से, तो 0.3 बार इसको लिख सकते हैं। दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं 0.565656, इसमें बार बार 5656 रिपीट कर रहा है, इसलिए इसको 0.56 के ऊपर क्या कर सकते हैं बार लगा सकते हैं। ठीक है। और तीसरा एग्जांपल आप देखेंगे 5.717171 5.7171 देखें डिवाइड करने में 7171 क्या कर रहा है बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो ख़त्म भी नहीं हो रहा है और बार बार क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है वही नंबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का क्या हो जाएगा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 71 रिपीट कर रहा था इसलिए 71 के ऊपर केवल बार लगाया, यहाँ पे 56 रिपीट कर रहा था इसलिए 56 के ऊपर बार लगाया गया, यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा था इसलिए 3 के ऊपर बार लगाया जाता है। यानी कि डेसिमल में जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं बार लगा सकते हैं, बार लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले डेसिमल्स होते हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि गैर शांत या अशांत आवर्ती जो होता है वो भी क्या होता है एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है परिमेय संख्या होता है। और जब परिमेय संख्या है तो आपको मालूम है परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं, तो यानी कि इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, यानी कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा आता है आपका तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि हिंदी में इसको बोले गैर शांत या अशांत अनावर्ती। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अनावर्ती और आवर्ती वर्ड को आप लोग जरूर ध्यान से रख लीजिएगा, किसको अनावर्ती कहते हैं और किसको अनावर्ती कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे क्या होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आवर्ती मतलब क्या होता है और अनावर्ती मतलब क्या होता है। आवर्ती मतलब कि जो बार बार रिपीट करे, अनावर्ती मतलब कि जो रिपीट न करे। ठीक है, आप देखेंगे अब देखिए ये चूँकि है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये इसका डेसिमल कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या दिया नॉन रिपीटिंग और रिपीट भी नहीं करेगा। आप देख सकते हैं 0.2517681543 इसमें कोई संख्या रिपीट भी नहीं कर रही है और ना ही ये डिवाइड कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और ये सारे देखिए रूट टू का भी वैल्यू क्या होता है 1.414213, ये तो ना ख़त्म हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है। √3 इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732050, इसकी वैल्यू क्या हो रही है ना तो रिपीट कर रही है और ना ही ख़त्म कर रही है। ठीक है, तो यानी कि जो भी डेसिमल ना तो रिपीट करे और ना ही ख़त्म हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि गैर शांत या अशांत अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये संख्याएं सारी क्या होती हैं इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं, और जब अपरिमेय संख्या हैं तो इसको फ्रैक्शन में यानी कि P/Q के रूप में नहीं बदल सकते, क्योंकि आपको अभी बताया गया है कि परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि इसका फ्रैक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्ड थोड़ा इजी पड़ता है हिंदी से, इसलिए हम इंग्लिश वर्ड का थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट कंटेंट सारा आपका हिंदी में ही मिलेगा। आप क्वेश्चन के जितने भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाएंगे वो सारे किस में होंगे हिंदी में ही होंगे। आपको देखिए अभी पहला वीडियो तो केवल कॉन्सेप्ट का है, इसमें आपको केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फिर आपको क्वेश्चन कराएंगे। अभी जैसे आपका ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, केवल इस कॉन्सेप्ट पे आपके लिए हमने 51 क्वेश्चंस का एक सीट तैयार किया है। कितने क्वेश्चन का 51 क्वेश्चंस का एक सीट तैयार किया है और उसमें एकदम चुनिंदा क्वेश्चंस रखे गए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप केवल सीट भी पढ़ लेते हैं तो आप इजीली कोई सा भी एग्ज़ाम क्या कर सकते हैं क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पहचान करेंगे कि शांत और अशांत दशमलव की पहचान करेंगे। क्या करेंगे शांत और अशांत दशमलव की पहचान करेंगे। जैसे कि इसका पहचान करने का सेंस ये है कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन दे दिया गया है, जैसे कि 3/8 दे दिया गया है, 5/4 दे दिया गया है या 7/9 भी दे दिया गया है और पूछे कि बताइए कि इसको डिवाइड करेंगे तो क्या इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो उसका जो डेसिमल होगा वो शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा, यानी कि वो ख़त्म हो जाएगा कि ख़त्म नहीं होगा। इस बात की हमको पहचान करनी बिना भाग दिए, केवल नंबर्स को देख के हमको बताना है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसका एक नियम होता है। क्या होता है नियम होता है, जिन फ्रैक्शंस के हर यानी कि जो फ्रैक्शन दिया गया उसका हर यानी कि नीचे वाला नंबर, कौन सा नंबर नीचे वाला नंबर। ठीक है, 2m 5m या 2m × 5m के रूप का होता है
वे सभी क्या होते हैं, शांत दशमलव होते हैं। बाकी सभी मतलब इसके अलावा जो संख्याएं बच जाती हैं वो क्या होते हैं, अशांत दशमलव होते हैं। अब 2 की पावर m और 5 की पावर m या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का मतलब क्या है, यानी कि जो नीचे वाला नंबर यानी कि हर लिखा गया है, अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो केवल 2 के फॉर्म में, यानी कि उसमें केवल 2 ही आना चाहिए उसके हर में मल्टीपल में, या केवल 5 ही आना चाहिए, या 2 और 5 आना चाहिए। इसके अलावा और कोई नंबर उसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड बन जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव हो जाएगी। अगर केवल 2 आ रहा है या केवल 5 आ रहा है या केवल 2 और 5 ही आ रहे हैं तो संख्याएँ क्या होंगी आपकी, शांत दशमलव आएंगी। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। एग्जाम्पल समझने से पहले आप एक और चीज़ ध्यान में रख दीजिएगा कि अगर आपके पास कहीं भी ये नंबर लिखा है, जैसे देखिए अगर आपके पास 10 लिखा गया है तो 10 में कितने जीरो हैं, 1, तो 10 के केवल 2 फैक्टर होंगे, 2 और 5। और इसमें कितने बार 2 आएगा, एक बार 2 आएगा और एक बार 5 आएगा। अगर 100 लिखा है तो इसमें 2 बार 2 आएगा और 2 बार ही 5 आएगा। अगर 1000 लिखा है तो इसमें 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 के रूप में तोड़ सकते हैं, यानी इसमें देखिए 3 जीरो इसलिए इसमें 3 बार 2 और 3 बार 5 आएगा। और 4 जीरो लिखा है इसका मतलब इसमें 4 बार 2 और 4 बार 5 आएगा। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हो आप निकाल के भी देख सकते हैं कि अगर आप 100 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो देखेंगे कि 2 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। अब 25 को जब आप काटेंगे 5 से तो एक बार 5 से 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। देखिए इसमें 2 बार 2 आया और 2 बार क्या आया, 5 आया, तो वही लिखा गया 2 बार 2 और 2 बार 5। इसी प्रकार आप सारे नंबर्स को चेक कर सकते हैं, वही आएगा। जितने जीरो होंगे उतना ही पावर होगा। ठीक है, जितने जीरो होंगे उतना ही पावर होगा। पावर किसका किसका होगा, केवल 2 और 5 का ही होगा, इसके अलावा इसमें कोई नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये एग्जाम्पल्स में हम लोग चलते हैं। पहला एग्जाम्पल्स आपके पास दिया गया है 3/8। अब पूछ रहा है इसका जो डेसिमल होगा वो शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके हर को ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसका फैक्टर निकालेंगे, इसको 2 की पावर m या 5 की पावर m या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप में तोड़ेंगे। देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए ये 2 की पावर m के रूप में हो गया, यानी कि ये क्या है आपका एक शांत दशमलव है। ठीक है, अब देखिए 3/25 दिया गया। अब फिर जब 25 को ब्रेक करेंगे, ऊपर वाले नंबर से वो कोई मतलब नहीं है, केवल नीचे वाले नंबर से मतलब है, हर इसका कैसा दिया है। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या लिखा है 25। अगर हम लोग 25 को ध्यान में रखेंगे तो देखेंगे 25 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो किस में टूटेगा, 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 2 के रूप में टूट जाएगा। अब देखिए ये भी किसका होगा, 5 की पावर m के रूप में होगा, यानी कि इसका भी दशमलव कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। अब तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल। तीसरा क्या है आपके पास, 100 100 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, अभी आपको बताया कि अगर ऐसे नंबर्स लिखे हैं 2 जीरो है तो ये किस में टूटेगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 के रूप में टूटेगा। ठीक है, यानी कि इसमें 2 बार 2 आएगा और 2 बार 5 आएगा। तो देखेंगे आप ये भी किसके रूप में हो गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के रूप का हो गया, यानी कि ये भी क्या होता है, उसी नियम को फॉलो करेंगे, इसका भी दशमलव कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आपका एग्जांपल क्या दिया, 7/6। अब देखिए जैसे आप 6 को ब्रेक करेंगे तो ये केवल 2 इंटू 3 के रूप में ही टूटेगा। अब देखिए कंडीशन क्या था, या तो केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए, या तो दोनों एक साथ आने चाहिए, 2 और 5। और उसके अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा आपका अशांत दशमलव। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा नंबर क्या गया, 3, तो ये तो 2 के अलावा एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया ना, तो एक्स्ट्रा नंबर आ गया तो इसलिए इसका डेसिमल कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रीजन भी लिखा गया है, क्योंकि हर ना तो 2 की पावर m के रूप का है, ना ही 5 की पावर m के रूप का है, ना ही 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव कैसा होगा, अशांत दशमलव होगा। ठीक है, चलिए अब आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब देखिए कई बच्चों को, वैसे तो ये टॉपिक्स कई बच्चों को आते हैं क्योंकि क्लास नाइन्थ के सिलेबस में दिया गया। क्लास 9th के सिलेबस का पहला चैप्टर ही है आपका। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको सिखाई होंगी, बट फिर भी अगर कई बच्चे हैं जिनको नहीं आता होगा तो उनके लिए हमने ये इस पॉइंट को अभी ऐड कर लिया है कि किसी नंबर, कोई फ्रैक्शन है या कोई भी डेसिमल है तो डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे उसका नियम सीखेंगे, कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं उसका नियम सीखेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डेसिमल आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल, और तीसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था 2 आपके क्या होते हैं रेशनल नंबर, कौन कौन से होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो केवल इन्हीं दोनों का फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। जो तीसरा वाला कंडीशन था तो उसमें आपको समझाया गया कि वो अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि उसको P/Q के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं बदल सकते। तो हमको केवल 2 का ही सीखना है कि कैसे इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, तो पहला केस है टर्मिनेटिंग डेसिमल का। पहला सीखेंगे नियम किसका, टर्मिनेटिंग डेसिमल का, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए डेसिमल हम लोग, ये सबसे ईजी होता है इसको फ्रैक्शन में बदलना।
पहली बात तो हम जस्ट नंबर को देखेंगे और डेसिमल काउंट करेंगे कि कितने डिजिट पे डेसिमल लगा है। तो देखिए यहाँ पे नंबर दिया 0.57 और डेसिमल काउंट करें तो 1 और 2 यानी कि 2 डिजिट पे क्या लगा है आपका डेसिमल लगा है। तो इसको नियम होता है कि जितने डिजिट पे डेसिमल लगा है नीचे 1 लिख के उतना ही जीरो लगा देते हैं। देखेंगे यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल लगा था तो 1 के साथ कितना जीरो लगा दिए, 2 जीरो लगा दिए। अगर 3 डिजिट पे डेसिमल लगा होता तो कितना जीरो लगाते, 3 जीरो लगाते। अगर 4 डिजिट पे होता तो 4 जीरो लगाते। यानी कि जितना डिजिट पे डेसिमल लगा होगा नीचे हम लोग क्या करेंगे उतना ही जीरो ऐड करेंगे और उसके बाद से उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे 0.57 और यहाँ पे क्या दिया 57/100, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे 57 अपन इसे हमने क्या कर दिया 100 कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 स्थान पर डेसिमल था। अब अगला एग्जांपल लेंगे 0.168 दिया है। तो इसको हम लोग अगर फ्रैक्शन बदलना चाहते हैं तो पहली बात तो ऊपर सेम वही नंबर लिख देंगे 168 और नीचे डेसिमल काउंट करेंगे डेसिमल कितने स्थान पर लगा। देखिए 1 2 3 3 स्थान के बाद से डेसिमल लगा हुआ है तो इसलिए नीचे 1 लिख के 3 जीरो लगा देंगे। और जब इसको इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 21/125, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन दिया है 5.16 को फ्रैक्शन बदलिए तो पहला काम सेम वही नंबर लिख देना है 5.6 लिख दिए। अब दूसरा काम डेसिमल काउंट करेंगे कितने डिजिट पे लगा हुआ है और नीचे उतना ही 1 लिख के जीरो लगा देंगे। तो डेसिमल कितने डिजिट पे लगा है 2 डिजिट पे तो नीचे क्या करेंगे 2 जीरो ऐड कर देंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5.6/100 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 129/25, ठीक है। तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना आ गया होगा। ये सबसे इजी होता है, बस डेसिमल काउंट करके नीचे उतना ही जीरो लगा देना होता है 1 के साथ और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम लोग कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, इसको सीखेंगे, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है, बस आपको समझना है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रिक फॉलो होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आपके पास जो भी नंबर दिया गया है, ठीक है, इसकी पहचान होती है, इसमें क्या होता है संख्याएं रिपीट करती हैं बार बार। तो पहला काम ये होता है कि हम लोग नंबर को देखेंगे कि नंबर क्या दिया था। देखिए यहाँ पे नंबर दिया 0.69 पर बार। तो पहला काम जो भी नंबर दिया है इसको ऊपर लिख लेंगे, ऊपर लिख लिया हमने। दूसरा काम ये होता है कि हम लोग डेसिमल के पास से देखेंगे कितने ऐसे डिजिट हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए कितने डिजिट हैं 1 2, यानी कि 9 भी बार बार रिपीट कर रहा है और 6 भी बार बार रिपीट कर रहा है। तो कितने डिजिट हैं जो रिपीट कर रहे हैं बार बार 2, कौन कौन से 6 और 9, ठीक है। तो 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रहे थे इसलिए नीचे केवल 2 9 लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे आंसर क्वेश्चन दिया था 0.695 पे बार तो कितने डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं 5 भी रिपीट कर रहा है, 9 भी रिपीट कर रहा है और 6 भी रिपीट कर रहा है। तो कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं 3, तो इसलिए नीचे कितना 3 9 लगाते 3 9 लगा देते, ठीक है। जितने डिजिट रिपीट करेंगे उतना ही 9 हमको नीचे लगाना है और ऊपर सेम वही नंबर लिख देना है। ये क्या होता है आपका नियम होता है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंजिंग कर दे कि 5.69 पर बार लगा दे, क्वेश्चन दे दे 5.69 पर बार दे दे, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। देखिए यहाँ पे डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं था लेकिन यहाँ पे डेसिमल से पहले एक नंबर 5 दिया हुआ है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, बस जो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं लगी उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहला काम तो जो नंबर दिया है सेम वही नंबर लिख लेंगे 569 मैंने लिख लिया। अब जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा है उस नंबर को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। और नीचे का काम वही है कि जितने नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको उतनी बार 9 नीचे लिख देंगे। तो 2 डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है 9 और 6 2 अंक, तो इसलिए नीचे क्या लिख देंगे 2 बार 9 लिख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 188/33, ठीक है। अब देखिए अब तीसरा इसमें देखेंगे तीसरा क्या कहता है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए दिया है यहाँ पर 0.673 पे बार, यहाँ पे 6 के ऊपर बार नहीं है केवल 73 के ऊपर बार दिया है। इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे तो अभी आपको बताया पहला काम तो सेम वही नंबर लिख देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया गलती से 573 लिख दिया है तो आप इसको 5 बना लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या कर लीजिएगा 5 बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 573 पे यहाँ पे क्या दिया है आपके पास बार दिया है, तो 573 पे बार दिया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास 0.573, ये 6 नहीं क्या है 5 है, ठीक है। 0.573 पे बार दिया, ठीक है। तो पहला काम तो जो भी नंबर दिया उसको सेम वैसे लिख लेंगे। देखिए 573 हमने लिख लिया। अब दूसरा काम बताए थे जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस कर लेंगे। तो देखिए 5 के ऊपर बार नहीं था इसलिए हमने क्या किया 5 के ऊपर बार नहीं था इसलिए हमने चलिए छोड़िए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया है गलत हो गया। हम दूसरा क्वेश्चन समझा देते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है।
देखिए हम एक अपने पास एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है 0.125 के ऊपर क्या दे दिया है, बार दे दिया है, ठीक है, और बोले इसको फ्रैक्शन बदलिए। तो इसको फ्रैक्शन बदलने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि सेम वही नंबर लिख लेंगे 125। और दूसरा काम क्या होता है, जो संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कौन सा संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, 1, तो 1 को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बताए थे जो भी संख्या रिपीट नहीं करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और नीचे का काम क्या होता है, जितने भी डिजिट बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। देखिए 25 क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट, तो 2 बार 9 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चेंजिंग और करना होता है। डेसिमल से पहले कोई नीचे लिखने के लिए हमेशा देखिए, अगर आप नीचे का नंबर्स लिखते हैं तो हमेशा डेसिमल के बाद वाले संख्याओं को ध्यान देते हैं, यानी कि केवल 1 to 5 के ऊपर ध्यान देंगे। इससे डेसिमल से पहले इधर कोई भी संख्या लिखा गया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये केवल डेसिमल के बाद वाले संख्याओं को हम लोग ध्यान में रख के नीचे वाले नंबर लिखते हैं, यानी हर लिखते हैं इसका। तो हम लोग हर में देखेंगे कि इसमें कितनी संख्याएं बार बार रिपीट कर रही हैं। देखेंगे 2 ही ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए 2 बार नीचे क्या लिखिए, 9 लिख दिए। अब देखेंगे कि डेसिमल के पास कितने ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो एक ही डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे। कितना जीरो लगा देंगे, 1 जीरो लगा देंगे। और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 124/990, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, 5.0153 पर बार, केवल 53 के ऊपर बार दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बात तो सेम वही नंबर लिखेंगे जो नंबर यहाँ से यहाँ तक दिया है। तो 50153 हमने नंबर लिख लिया। इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करेंगे क्या, आपको बताया था जिसके ऊपर बार नहीं लगा वो माइनस कर देंगे। देखिए 501 के ऊपर बार नहीं लगा तो 501 क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आई नीचे की नंबर लिखने की बारी। तो नीचे का नंबर जब भी लिखना होता है तो केवल डेसिमल के बाद वाले संख्याओं को ध्यान देते हैं, यानी कि 0153 के ऊपर ही ध्यान देंगे। अब देखेंगे इसमें कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो 2 ही ऐसे डिजिट हैं 5 और 3 जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए 2 बार 9 लिख दिए। और 2 डिजिट बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, 0 और 1, तो इसलिए 2 बार क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। अब देखिए इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा, और नीचे 9900 है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर तो ये भी सही है, बट आपको फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, तो उतना तो सबको आता होगा। आप इसको काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए डेसिमल से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी आ गया। अब आप अगला हेडिंग देखेंगे, अगला हेडिंग क्या है, ठीक है। अगली हेडिंग क्या है आपके पास, उसको सीखेंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग आपकी है इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए जो भी संख्याएं, देखिए यहाँ पे लिखा है जो भी संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली होती हैं, मतलब जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड करने पर पूरी बार कट जाएं, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर होती हैं। और इनका पहचान होता है कि उस संख्या के लास्ट में, देखिए जिस भी संख्या के लास्ट में 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए और 8 दिख जाए, तो समझ जाइएगा वो सारी संख्याएं क्या हैं, आपकी सम संख्या हैं, ठीक है। जिस भी संख्या के लास्ट में 0 लिखा हुआ दिख जाए, 2 लिखा हुआ दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए और 8 दिख जाए, तो समझिएगा वो सारी संख्याएं क्या हैं, आपकी इवन नंबर यानी कि सम संख्या हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती हैं, आपकी सम संख्या होती है। एग्जाम्पल में देखिए 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, -8 हो गया, -10 हो गया, -4 हो गया, ये सारी संख्या क्या होंगी, 2 से पूरी बार कट जाएंगी, इसलिए क्या होती हैं, इन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए सम संख्या का जो रूप होता है ये 2m के रूप का होता है, 2m के रूप का होता है, जहाँ m कोई भी प्राकृतिक संख्या या कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्या होता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। m कोई भी इंटीजर, आप अपने पास से कोई सा भी इंटीजर रखेंगे, जैसे आप m का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 × 1 आंसर कितना आएगा, 2 आपका क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। अगर आप देखिए 2 × 2 रखना चाहते हैं तो आंसर कितना आएगा, 4 भी आपका क्या है, एक इवन नंबर है। अगर आप 2 × -1 रखना चाहते हैं तो देखिए -1 × 2 करेंगे, आंसर कितना आएगा, -2 भी आपका क्या है, 2 से पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, इसलिए -2 भी आपका क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। आप यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 0 जो होता है वो भी क्या होता है, इवन नंबर ही होता है। 0 क्या होता है, इवन नंबर यानी कि सम संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई पूछे आपसे सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या आपकी क्या होती है, 0, ठीक है। और सबसे बड़ी सम संख्या बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में कहाँ तक जाएगा हमें खुद ही नहीं पता, ठीक है। अब देखिए अगली हेडिंग आती है ऑड नंबर, यानी कि
विषम संख्याएं क्या होती हैं। देखिए विषम संख्या, अब देखिए जो भी संख्याएं 2 से तो कट जाएंगी वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। और जो भी संख्या 2 से न कटे, जो भी संख्या 2 से विभाजित ना हो, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। और जो विषम संख्याओं का, जैसे देखिए -1 हो गया, देखिए 1 तो कभी 2 से कटेगा नहीं, तो ये क्या होगा आपका एक विषम संख्या होगा। -3 भी आपका 2 से नहीं कटेगा, ये भी क्या होगा आपका एक आपका एक विषम संख्या होगा। 1 भी आपका नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं डिवाइड होगा और 7 भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी विषम संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। और जो विषम संख्याओं का रूप होता है वो भी कैसा होता है, 2m + -1 के रूप का होता है। कैसा होता है, 2m + -1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई भी इंटीजर है। क्या है, कोई भी इंटीजर अपने पास से आप कोई भी एक इंटीजर का वैल्यू रख लेंगे। इंटीजर मतलब कि -1 माइनस वाले नंबर या पॉजिटिव वाले नंबर या 0, आप इसमें से कोई सा भी एक इंटीजर रख सकते हैं और जो भी नंबर मिलेगा आपको कैसा मिलेगा, हमेशा ही एक विषम संख्या मिलेगा, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जो संख्याएँ 2 से डिवाइड नहीं होंगी। अब देखिए अगर आपसे 2 क्रमागत पूर्णांक दिया है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, अगर आपके पास 2 क्रमागत पूर्णांक लिखा हुआ है तो वो 100% कंपलसरी है कि उसमें से एक जो नंबर है विषम संख्या होगा और एक जो नंबर है क्या होगा, सम संख्या। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, कोई सा भी 2 क्रमागत हम पूर्णांक लिख लेते हैं, 4 और 5 लिख लिए, तो आप देखेंगे 4 क्या है, सम संख्या है, 5 क्या है, विषम संख्या है। अगर आप माइनस वाले नंबर लेना चाहते हैं तो -2 और -3 लिख लीजिए, ये भी क्या है, क्रमागत। क्रमागत मतलब कि जो एक के बाद दूसरा है। ठीक है, अब देखिए -2 -3 हो गया। अब -2 आपका क्या है, सम संख्या, और -3 क्या है आपका विषम संख्या। तो आप देख सकते हैं वो 2 क्रमागत पूर्णांकों में से एक क्या होता है, विषम संख्या होता है और दूसरा क्या होता है, सम संख्या होता है। तो सम विषम तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब अगली हेडिंग देखते हैं। हाँ, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका यूज़ न्यूमेरिकल यानी कि आपके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आपके पास कोई भी एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, उसकी गुणा अगर आप एक दूसरी विषम संख्या के साथ करते हैं तो जो आपका आंसर मिलेगा वो भी हमेशा क्या होता है, एक विषम संख्या होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में से 3 क्या है, एक विषम संख्या, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 भी क्या एक विषम संख्या, मल्टीप्लाई करें आंसर कितना का 15, 15 भी क्या है आपका एक विषम संख्या। यानी कि जब आप एक विषम संख्या की गुणा आप विषम संख्या से करते हैं तो आपको एक विषम संख्या ही मिलता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं दूसरा इसमें क्या दिया है कि जब एक विषम संख्या को एक सम संख्या से गुणा किया जाता है। तो विषम संख्या, जैसे आपके पास एग्जांपल ले लीजिए, देखिए 3 विषम संख्या हो गया, एक सम संख्या हम 4 ले लेते हैं। इसकी जब गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, 12, यानी कि एक इवन नंबर आता है। यानी कि ये भी चाहे जब एक विषम संख्या को एक सम संख्या से गुणा किया जाता है तो आंसर हमेशा सम ही आता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप दिमाग में भी सोच सकते हैं, अपने मन से दिमाग में कोई सा भी एक विषम संख्या ले लीजिएगा, एक सम संख्या ले लीजिएगा, उनकी गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका आंसर आ जाए, ठीक है, तो आपका आंसर सम संख्या रहा तो सम संख्या आंसर होगा, विषम आ रहा तो विषम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से अगला पॉइंट क्या दिया है कि इवन नंबर में अगर इवन नंबर से गुणा करते हैं, इवन नंबर जैसे हम एक 4 ले लिए, एक ले लिए 8, 8 चौको कितना होता है 32। अब देखिए 32 क्या है आपके पास, एक सम संख्या है। यानी कि जब भी हम एक इवन नंबर में इवन नंबर से गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। ठीक है, आंसर क्या आता है, इवन नंबर आता है। तो ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई वाला तो आप समझ में आएगा। अब देखिए अब प्लस और माइनस वाले में भी ये काम होता है, प्लस और माइनस वाले में इवन में इवन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अगर ऑड में से इवन घटा रहे हैं या इवन जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा। ये सारी चीज़ें भी आप समझिए क्योंकि ये भी यूज होता है। अब देखिए जब भी आप ऑड नंबर में एक ऑड नंबर जोड़ेंगे, जैसे कि 7 में आप अगर 3 जोड़ते हैं तो आंसर आपका कितना आता है 10, 10 क्या है इवन नंबर। यानी कि जब भी आप एक ऑड नंबर में एक ऑड नंबर जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, इवन। और देखिए या घटाएंगे तो भी इवन आएगा। देखिए अगर 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, 4 भी आपका क्या है इवन, यानी कि सम संख्या। यानी कि अगर आप एक विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ें या विषम संख्या में से विषम संख्या घटाएं तो आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, एक सम संख्या ही आएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अगर देखिए आप सम संख्या में अगर एक सम संख्या जोड़ते हैं, किसमें, सम संख्या में एक सम संख्या जोड़ते हैं, जैसे कि 4 में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो आंसर कितना आएगा 10। तो आपके पास आंसर तब भी क्या आएगा, सम संख्या आएगा। यानी कि अगर इवन में आप एक इवन नंबर जोड़ेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। एक ऑड में अगर आप ऑड जोड़ेंगे तो भी नहीं, इवन में इवन अगर घटाएंगे तो भी आंसर आपका कितना आएगा, इवन ही आएगा। जैसे कि देखिए 6 में से आप 4 घटाइए, 6 क्या इवन नंबर है, 4 भी क्या इवन नंबर है, आंसर कितना आएगा 2, 2 भी क्या है आपका एक इवन नंबर है। यानी कि इवन नंबर में अगर आप एक इवन नंबर जोड़ेंगे या इवन नंबर में से आप एक इवन नंबर घटाएंगे तो आंसर भी आपका क्या आएगा, एक इवन नंबर, यानी कि सम संख्या ही आएगा।
और इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि देखिए एक ऑड नंबर में जब हम एक इवन नंबर को जोड़ते हैं, तो देखिए ऑड नंबर हम ले लेते हैं 3 और इवन नंबर ले लेते हैं 4, तो आंसर कितना आएगा 7। यानी कि जब भी हम एक ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है, एक ऑड नंबर ही आता है। आंसर क्या आएगा, एक ऑड नंबर ही आएगा। और देखिए जब भी हम एक ऑड नंबर में इवन नंबर घटाते हैं, जैसे कि देखिए ऑड नंबर में इवन नंबर घटाएं, 7 हो गया ऑड नंबर, इसमें से हम 3 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, ये तो दोनों ऑड ही लिख लिए। 7 में से अगर हम 4 घटा रहे हैं, देखिए ऑड नंबर में से हम इवन नंबर माइनस करेंगे तो 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 3, तो भी आंसर कितना आ रहा है, एक ऑड नंबर ही प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि आप ऑड नंबर में एक इवन नंबर जोड़ें या ऑड नंबर में से एक इवन नंबर घटाएं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं अगले हेडिंग प्राइम नंबर्स। अब ज़्यादा हेडिंग्स नहीं बचे हैं, प्राइम नंबर, कंपोनेंट नंबर, 2-4 हेडिंग और है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली हेडिंग आपको क्या कहती है, अगली हेडिंग क्या दिया है यहाँ पे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्या हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। 2 ही गुणनखंड का मतलब कि वो केवल 2 ही संख्याओं से कटती है, 2 ही संख्या से उसमें डिवाइड होगा। वो संख्याएं कौन कौन सी, एक पहली संख्या तो 1 होती है और दूसरी संख्या वो खुद होती है जो नंबर दिया गया होता है। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 2, 2 तो केवल 2 से ही डिवाइड होगा इसमें या 1 से होगा, इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 को डिवाइड कर दे, तो इसलिए 2 क्या होगा आपका, एक अभाज्य नंबर यानी कि प्राइम संख्या हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया 3, 3 को भी 3 और 1 के अलावा 3 को भी 3 और 1 के अलावा दुनिया में कोई भी संख्याएं नहीं काट सकती। ठीक है, अब जैसे मान लिया वो चेक करना कि 4 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो देखेंगे 4 तो 4 से कट ही जाएगा, 1 से कट जाएगा, लेकिन साथ में आप देखेंगे 2 से भी कट जाएगा। तो देखिए ये इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3, तो यानी कि इस गुणनखंड होने के चाहिए 2, और भी कौन कौन से, एक तो वही नंबर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड दिया है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इसके अलावा इसके पास एक तीसरा गुणनखंड 2 भी है, तो इसलिए 4 आपका क्या होगा, एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो जिस भी नंबर के केवल 2 गुणनखंड, एक पहला गुणनखंड तो 1 हो और दूसरा खुद वो नंबर हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ऐसे ही आगे तक जाती जाएंगी। ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या है। इन सभी के केवल 2 ही गुणनखंड है, एक तो पहला गुणनखंड 1 और दूसरा खुद वही संख्या। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसको हम ध्यान में रख लेते हैं। देखिए जो 2 होता है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, यानी कि जो 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। यानी कि देखिए आप जितने भी अभाज्य संख्या देखेंगे सारी क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं, केवल 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 क्या होता है, एक सम संख्या, इसके अलावा एक भी ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम हो। ठीक है, तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होता है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी होता है। अब तीसरा चीज़ एक और, इसमें देखिए हम यहाँ पे इसको बॉक्स में भी डाला गया है कि 3, 5, 7। इसको बॉक्स में क्यों डाला गया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। 3, 5 और 7 ये एक ऐसा युग्म है, एक ही ऐसा पेयर है जो 2 के अंतराल में भी आता है और प्राइम नंबर भी है। 2 के अंतराल में आने वाला प्राइम नंबर का केवल एक ही ऐसा जोड़ा है जो पॉसिबल है, वो भी जोड़ा कौन सा है, 3, 5, 7। यानी कि अगर आपके पास कभी ऐसे बोल दे कि आप एक ऐसे पेयर बताइए जो इसमें 3 नंबर दिए गए हों और तीनों क्या हों, अभाज्य संख्याएं हों और 2-2 के अंतर में लिखी गई हो, कितने के अंतर में लिखी गई हो, 2-2 के अंतर में, तो आप क्या पॉसिबल है, वो भी कौन सा है, 3, 5, 7। एक ही ऐसा पेयर है जो पॉसिबल है, कौन सा, 3, 5, 7, जो 2-2 के अंतराल पे भी है और तीनों क्या हों, अभाज्य संख्या। इसके अलावा ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो तीनों अभाज्य संख्याएँ हों और 2-2 के अंतराल पे हो। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिए क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज़ होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, हम आपको प्रैक्टिस में इसमें का एक क्वेश्चन भी डाले हैं, आपको देखने को वहाँ पे प्रैक्टिस में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एक ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप इसको ध्यान रखिए क्योंकि कन्फ्यूजिंग होता है ये थोड़ा सा। देखिए प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6k ± 1 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर 6k ± 1 के रूप में लिखी हुई संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। इसका मतलब समझिए क्या है, यानी कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर दिया गया, क्या दिया गया, कोई भी एक प्राइम नंबर दिया गया है, जैसे देखिए आपके पास एक प्राइम नंबर मतलब 11 दे दिया गया है, तो ये 100% श्योर है कि जो प्राइम नंबर है ये 6k ± 1 के रूप का होगा।
यानी कि ये कन्फर्म है कि ये नंबर जो है 6 के प्लस माइनस 1 के रूप का होगा। लेकिन अगर कोई संख्या 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखी हुई हो, यानी कि पहले से ही कोई संख्या दी गई हो जिसको हम लोग 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये 100% ज़रूरी नहीं है कि वो एक प्राइम नंबर ही होगा। वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर ही होगा। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। देखिए 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। देखिए 100% कन्फर्म, अगर अभाज्य संख्या है तो इसको हम लोग 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। देखिए 6 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 12। अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 13। तो देखिए 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में तोड़ लिए। ठीक है, ये तो कन्फर्म था। अब देखिए 25 यानी कि 25, तो 25 आपका एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी देखेंगे कि हम 25 को 6 के प्लस 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। देखिए 6 के यानी कि 6 चौको 24, एक 25 होता है। ठीक है, 6 चौको 24 और एक 25, ये क्या होता है। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी संख्या लिखी है तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो कन्फर्म है कि उसको 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने नंबर्स के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। देखिए 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, कई बार पेपर में पूछ लेता है। तो देखिए 15 होते हैं। 50 से 100 के बीच में कितने होते हैं, 10 होते हैं। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 होते हैं। और 1 से लेके 200 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, 46 होते हैं। 1 से लेके 1000 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, 168। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब कई बार पूछ लेता है, कई बार का न्यूमेरिकल में ज़रूरत भी पड़ जाती है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो 3 डिजिट सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 101। और 3 डिजिट में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 997। ये क्या होता है, 3 डिजिट में सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब ये प्राइम नंबर तो आपका कंप्लीट हो गया। अब अगली हेडिंग क्या है, कंपोजिट नंबर क्या होती है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कौन सी संख्याएं, भाज्य संख्याएं, या इसको संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखिए जिस भी नंबर्स के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। आपने देखा कि प्राइम नंबर में केवल 2 ही गुणनखंड हो रहे थे, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। और इसके अलावा जितनी भी संख्या है, मतलब कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर निकल रहे हैं, 2 से अधिक गुणनखंड निकल रहे हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, आपकी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में दे सकते हैं 4, 6, 8। कौन कौन सा हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 15, 16, ये सारी क्या है, आपकी ये भाज्य संख्याएं हैं। जैसे देख सकते हैं 4 के कितने फैक्टर हैं। देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। 6 को देख लेते हैं, 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, तो 2 से अधिक फैक्टर है, यानी कि 6 भी आपका क्या है, एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो किसके एग्जाम्पल्स हैं, भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है कि एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। जो एक है वो तो ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आइए अब अगला हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग क्या है, अगली हेडिंग कोप्राइम। तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो गई है, इसलिए अब यहाँ से हम अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। और ऐसे ही आप डेली हमारे साथ मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।